दोस्तों टाइनी आउल 2014 में शुरू हुआ था और उस समय इंडिया में बहुत ज़रूरत थी इस टाइप के स्टार्टअप की। बिल्कुल सही समय पे स्टार्टअप शुरू हुआ था। इनका ऐप बहुत रिलायबल था, बहुत सिंपल और इजी ऐप था। इनको फंडिंग बहुत सारी मिली हुई थी और सब कुछ अच्छा था। ये इंडिया के एक तरह से पोस्टर बॉय थे। जहां भी बातें होती थी लोग कहते थे कि टाइनी आउल में बहुत पोटेंशियल है, ये फ्यूचर के बहुत अच्छे स्टार्टअप्स होने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये स्टार्टअप 2016 मई में जाके फेल हो गया। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे ये मतलब रेस्टोरेंट बिजनेस को पूरा रेवोल्यूशनराइज करने वाला स्टार्टअप ये 2 साल के अंदर फेल कैसे हो गया। तो आइए इसको शुरू से हम समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइनी आउल नाम के स्टार्टअप के बारे में। दोस्तों इनके पास वो सब कुछ था जो एक बड़े से बड़े स्टार्टअप का ख्वाब होता है, लेकिन फिर भी ये स्टार्टअप फेल हो गया। आइए इनको हम शुरू से समझते हैं। तो ये स्टार्टअप शुरू किया था हर्षवर्धन मंदाद ने अपने 5 दोस्तों के साथ, मतलब करीब 6 लोग ये स्टार्टअप चला रहे थे। इस स्टार्टअप का करीब विजन था कि इंडिया का जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, मतलब ये जो साल 2013-14 के आसपास का था, उस समय जो एकदम पुराने तरीके से रेस्टोरेंट चले आ रहे थे, कुछ उनमें चेंज की जरूरत थी और इन्वेस्टर बैठे हुए थे कि कोई ऐसा स्टार्टअप आए और वो कुछ चेंज लेके आए जिसको हम फंड कर सकें। तो हर्षवर्धन मंदाद इसी एक विजन से आते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम रेस्टोरेंट्स को, कैफेज को और उसमें जो काम करने वाले शेफ होते हैं, सप्लायर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होता है, जो कस्टमर होता है, इन सबको हम एक छत के नीचे जोड़े, किसी एक ऐप के नीचे लेके आए, जैसा आज जोमेटो कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही इनका विजन था और उन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया टाइनी आउल नाम का। जब इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया तो इनको करीब $25 मिलियन की फंडिंग मिल गई तुरंत। जब इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया तो इन्हें सीरीज ए राउंड में ही 25 मिलियन की फंडिंग मिल गई मैट्रिक्स पार्टनर, नेक्सस वेंचर पार्टनर और सिकोया कैपिटल की तरफ से। तो स्टार्टिंग में इनको बहुत इजीली ये फंडिंग को ये पा चुके थे। दोस्तों इनका जो ऐप था वो बहुत इजी टू यूज था। जैसे ही आप इनका ऐप ओपन करते थे, आपको लोकेशन के हिसाब से आपके नियर बाई के जितने रेस्टोरेंट और कैफे होते थे उन सब का वो ये लिस्ट आपको दिखाता था। वहां पे जाके आप रेस्टोरेंट से आप चीजें ऑर्डर कर सकते थे और आप उसमें डिशेस देख सकते थे। आप उसमें शेफ की भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो ये स्टार्टअप इस लेवल तक सोच रहा था कि उस शेफ की पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, तब आप खाने वगैरह आप इजीली अपने ऑर्डर करिए। इनका ऐप बहुत सिंपल था, बहुत रिलायबल था, बहुत फास्ट था, ये सारी चीजें इनके पास थी। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग के डेज में ही 1 साल में बहुत तेजी से इंडिया में फैलने लगे। ये बहुत तेजी से लाइमलाइट में आ चुके थे क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे और एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे थे। ये रेस्टोरेंट बिजनेस को पूरी तरह से रिवोल्यूशनराइज कर रहे थे। तो यहाँ पे जो इनके को फाउंडर थे हर्षवर्धन मंदाद, जिनका जो ये सबसे पहले को फाउंडर थे, इनका काम था कि ये जाके फंडिंग रेस करते थे और बाकी जो इनकी टीम का पार्ट था कि वो ऑपरेशन देखती थी, फाइनेंस देखती थी, मार्केटिंग देखती थी, ह्यूमन रिसोर्स देखती थी और जितने भी ऑपरेशन बाकी हुआ करते थे वो इनकी टीम देखा करती थी, बाकी के को फाउंडर्स। इनका जो पहला विजन था कि ये अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस ऐप को कस्टमर्स के लिए भी फ्री रखा और उसके बाद रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी फ्री रखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएं। अपना स्टार्टअप शुरू करने के पहले साल के अंदर ही इन्होंने सेकंड राउंड में करीब 100 करोड़ की फंडिंग और उठा ली और इस फंडिंग से इनका पर्पस था कि 50 सिटीज में एक्सपेंड होना चाहते थे अगले 1 साल के अंदर और अगले 6 महीने के अंदर ये 10 सिटीज में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो कुछ इस विजन से ये चल रहे थे। दोस्तों आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, 2014 में ही शुरू हुए, 1 साल के अंदर इनको दूसरी राउंड की 100 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी थी। दोस्तों इनको बहुत तेजी से सक्सेस मिलती जा रही थी। ये 4000 से ज्यादा इन्होंने रेस्टोरेंट को अपने साथ जोड़ भी लिया था। ये स्टार्टअप मुंबई में शुरू हुआ था और तेजी से एक्सपेंड हो रहा था। साथ में इन्होंने एक नया फीचर और ऐड किया, टाइनी आउल होममेड। अब यहाँ पे ये था कि जो भी घर में अपने अच्छा खाना बनाता है वो भी इनके ऐप के साथ जुड़ सकता है और अगर आप लोकेशन वाइज सर्च करते हैं तो आपके आसपास की लोकेलिटी में आपको होममेड फूड चाहिए तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं ऑर्डर करके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इन्होंने दिया है। इनका ये सोच रहे थे कि ये लोगों को कनेक्ट कर दे, मतलब लोगों में ही रेस्टोरेंट वगैरह तो कनेक्टेड थे, उनसे कस्टमर कनेक्टेड थे, साथ में ये उन वुमेन्स को भी कनेक्ट करना चाहते थे जिनको दोपहर में कोई काम नहीं रहता था या फिर जो खाना अच्छा बनाना जानती थी। दोस्तों जो हर्षवर्धन मंदाद का कंप्लीट विजन था कि हम ना सिर्फ कंज्यूमर को हेल्प करें, कस्टमर्स को हेल्प करें, साथ में हम रेस्टोरेंट ओनर्स को भी बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें इनका, और उसके साथ ही ये बहुत लोगों को आपस में कनेक्ट करे जो कि खाना वगैरह डिलीवरी करना चाहता है अपने घर से ही,
तो ये एक कंप्लीट इंडिया का फूड इकोसिस्टम बनाना चाहते थे। कुछ इस विजन से ये चल रहे थे। इनका ये भी मानना था कि अगर हमें कुछ यूनिक होना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बिहाफ में ये 15 से 20% ये रेस्टोरेंट ओनर से चार्ज करते थे, जैसा कि आज के डेट में स्विगी और जोमेटो का भी मॉडल है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करना उसके बाद चालू कर दिया। मुंबई में काफी अच्छा कर रहे थे, उसके बाद ये मुंबई के बाद दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, बाकी सब जगह ये फैलने लगे। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी हायरिंग चालू कर दी, यहां तक कि ओवर हायरिंग चालू कर दी, और पूरे इंडिया में इन्होंने बहुत से लोगों को अपने साथ हायर कर लिया और एक बड़ी टीम बना ली उसके बाद। लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन यहीं से चालू हो रहा था। ये स्टार्टअप की फेल होने की शुरुआत यहीं से होनी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पे जब इनका फेल होने की शुरुआत हो रही थी, सितंबर 2015 में इन्होंने देखा कि हमारे पास अब बहुत हायरिंग हमने कर ली है बिना कुछ देखे, तो इन्होंने सितंबर 2015 में 300 एम्प्लॉयज को अपने फायर किया, अपने टीम से निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने सितंबर के बाद जब दिवाली नवंबर के पास आया तो इन्होंने दिवाली पे लोगों के बोनसेस कट करने चालू किए। यहां पे एक मिस्टेक शुरू हो गई थी और स्टार्टअप खत्म होने के राह पे आने लगा था। अब इसके बाद इन्होंने एक और अगला अपना स्ट्रेटेजी बनाई कि आपको लोकेशन बेस्ड हम डिशेस बताएंगे, मतलब अगर आप जहां पे भी रहते हैं आपके लोकेलिटी में कौन सा डिश अच्छा है तो हम आपको ऑप्शंस देंगे। तो अब ये चीज भी इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो सिस्टम था ये वो अच्छा नहीं था। इन्होंने उस समय एआई का यूज करना चाहते थे, जो कि अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब आज के डेट में आप देखेंगे कि आप जब भी यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो आपके होम पेज में वही चीजें आती हैं जो चीज आपको पसंद है, क्योंकि यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत अच्छा यूज किया है, जो ये नहीं कर पाए, और ये प्लान भी इनके लिए एक निगेटिव साबित हुआ। और इसके बाद 2015 के आखिरी महीने में इन्होंने आकाश सक्सेना को एज ए सीटीओ हायर किया अपनी कंपनी में, और उनकी सैलरी उन्होंने रखी 1.5 करोड़ रुपए, साथ में 50 लाख का इन्हें स्टार्टिंग बोनस भी दिया। अब कंपनी यहाँ पे कैश आउट के राह पे थी और ये बड़ी बड़ी हायरिंग ये कर रहे थे यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने फूड एग्रीगेशन का प्रोग्राम चालू किया, जैसा कि ग्रोफर्स करता है, और यहाँ पे भी इनको बहुत ज्यादा पैसे लग गए और ये कैश बर्न काफी ज्यादा अब यहाँ पे करने लगे थे। और इसके बाद इन्होंने जो टाइनी आउल होममेड जो शुरू किया था कुछ समय पहले, जिससे ये लोगों को कनेक्ट करना चाहते थे जो कि खाना बना के दे सकते हैं। अब वहां पे भी और पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने वो भी ऑपरेशन बंद किया, और उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे उनको भी अपने टीम से इन्होंने बाहर किया, क्योंकि इनके पास अब पैसे खत्म होते जा रहे थे। अब दोस्तों ये करीब अभी तक 11 शहरों में फैल चुके थे इंडिया के, और उसके बाद इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी नेगेटिव में चल रहा था। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी हाई थी, इनकी लेविश लाइफस्टाइल थी फाउंडर्स और को फाउंडर्स की, जिसकी वजह से इनके पास पैसे करीब खत्म हो रहे थे। तो 22 मई 2016 को इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम अपने बाकी जगह जितने शहरों में हम काम कर रहे हैं, हम उन सब जगह का अपना ऑपरेशन अभी बंद कर रहे हैं, और अब हम सिर्फ अभी मुंबई में काम करेंगे। तो 11 जो बाकी के सिटीज थे वो सब जगह का इन्होंने 22 मई को अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। और दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे जो इन को फाउंडर्स थे इनके, इन सब के बीच का झगड़ा बाहर आने लगा, और साथ में इनके एम्प्लॉयज और इनके को फाउंडर्स के बीच की भी कई लड़ाइयां बाहर आने लगी। कई जगह न्यूज पोर्टल्स पे भी इनके बारे में बात होने लगी। यहाँ पे अब हर्षवर्धन मंदात को अब और ज्यादा फंडिंग चाहिए थी अपने स्टार्टअप को सरवाइव करने के लिए, और वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे कि कोई उनको फंडिंग दे दे, लेकिन कोई भी इस समय उनको फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं था, जिस हिसाब से उन्होंने अपना 2 साल स्टार्टअप को चलाया था। इसके बाद मंदात के पास एक आखिरी रास्ता बचता था, जो कि एक इनकी राइवल कंपनी थी रोड रनर नाम की। ये भी एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप था। तो ये उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी कंपनी का कुछ पोर्शन खरीद लीजिए। तो इसके बाद इन दोनों कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स थे वो सेम ही थे, सिकोया कैपिटल और नेक्सस वेंचर। तो इसके बाद ये दोनों कंपनियों का मर्जर होता है, और मर्जर के बाद ये कंपनी बन जाती है रनर। और दोस्तों इसके बाद ये बहुत बड़ा जो स्टार्टअप था वो धीरे धीरे फेल होता गया, क्योंकि जोमेटो और स्विगी ने मार्केट इंडिया का पूरा कवर कर लिया। तो इतना तेजी से स्टार्टअप ये चालू हुआ था और उनका ये हाल हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं इस सब के पीछे के क्या रीजंस थे, क्यों ये स्टार्टअप सरवाइव नहीं कर पाया, क्यों ये फेल हो गए, वो हर एक चीज होने के बावजूद। दोस्तों जो इसका सबसे पहला बड़ा रीजन ये था कि ये जो 5 को फाउंडर्स थे, इन सब की एज 22 से 24 साल के बीच की थी। मतलब इनको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ अभी नहीं पता था, ये अपने शुरुआती एज में थे। तो इसके वजह से इनको जितने फंडिंग मिलती गए, और उसके बाद ये उस हिसाब से उसको खर्च नहीं कर पाए, ये अपनी लेविश लाइफस्टाइल में चीजें खर्च करते रहे। इन्हें ये चीज नहीं पता था कि स्टार्टअप को ग्रो कैसे करना है आगे, और इन्होंने उस पर काफी ज्यादा हायरिंग करनी चालू की, सब कुछ करना चालू किया। ये हर चीजों को मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि इनकी एज काफी कम थी,
और इनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यहाँ पे बनता है कि इनके फाउंडर्स में एक्सपीरियंस की काफी कमी थी और एज काफी कम था, जिस वजह से ये चीजें ये मैनेज नहीं कर पाए। दोस्तों आप यहाँ पे कहेंगे कि रितेश अग्रवाल भी तो है, ओके उनकी भी तो एज काफी कम है, बट दोस्तों कुछ विजनरी फाउंडर्स होते हैं, इनको भी ये चीजें, इनका भी विजन अच्छा था, काफी अच्छा था, बट इनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने नहीं आ पाए, जिसकी वजह से ये फेल हो गए। तो सबसे आप सिर्फ अपने एक अच्छे आइडिया, अच्छे एक विजन की वजह से अपना स्टार्टअप नहीं रन कर सकते हैं। आपको बहुत सी छोटी छोटी चीजों को सही जगह पे बैठाना पड़ता है, तब आपका एक बिजनेस रन करता है। तो जो सबसे ज्यादा जो इशू आया, ये 22 से 24 साल के जो एज ग्रुप में सारे को फाउंडर्स थे, ये सबसे बड़ा इशू था दोस्तों। जो अगला बहुत बड़ा रीजन था कि ये इन्होंने एक्सेसिव कैश बर्न किया। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बहुत ध्यान से चीज समझिएगा, इनको बहुत जल्दी फंडिंग मिल गई थी, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते ही इन्हें फंडिंग मिल गई थी। तो ये इनके माइंड में एक प्रेशर था कि हमें यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस कुछ करके दिखाना है। तो इसके लिए इन्होंने ओवर हायरिंग करनी चालू कर दी, इन्होंने ऑर्डर्स के प्राइस कम कर दिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्डर करें। अब अगर ये मैच्योर्ड एज में होते तो ये उस फंडिंग के बाद भी ये स्लोली ग्रो कर रहे होते, बट इन्होंने यहाँ पे सब कुछ, जितने इनको कैपिटल आया था, जितना फंड रेस किया था इन्होंने, वो सब इन्होंने खर्च करने चालू कर दिए। और एक ऐसा पॉइंट आया कि वो सारे फंडिंग खत्म हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा दूसरा रीजन था कि इन्होंने हर जगह पैसे एक्सेसिव खर्च कर दिए, चाहे वो एम्प्लॉय हायरिंग के हो, इन्होंने एक साथ 600 एम्प्लॉयज हायर कर दिए थे और इनको पता भी नहीं था कि उन एम्प्लॉयज का यूज कहां करना है। और साथ में दोस्तों अगर मैं बताऊं कि इनको प्रॉपर कंपनी की स्ट्रक्चरिंग नहीं पता थी, मतलब अगर आप एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो तो उनसे काम किस तरह लेना है, उनको किस जगह फिट करना है, ये सब इनको फाउंडर्स में लैक कर रहा था। इनको विजन पता था, इनको बेसिक्स पता थे, लेकिन इनको एक कंपनी रन करने के तरीके नहीं आते थे। एक कंपनी रन होती है एम्प्लॉयज को साथ में लेके चलने से, एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन देने से। तो ये सब कुछ इनके में कमियां थी यहाँ पे। अगला जो दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन था, कंपनी को चीजें प्रायोरिटाइज नहीं थी। मतलब जो सबसे बड़ा, मैं आपको इसको डेप्थ में बताऊं तो कंपनी हर चीज में अपने आप को तुरंत बेस्ट बनाना चाहती थी। मतलब हम कस्टमर भी तुरंत एक्वायर कर लें, हम अपनी डिलीवरी भी तुरंत सही कर लें, हम सारे स्टेट्स में, हम हर जगह, हम इंडिया में फैल भी तुरंत जाएं, हम रेस्टोरेंट ओनर्स को भी तुरंत जोड़ लें, हम रेस्टोरेंट्स को ज्यादा प्रॉफिट भी पहुंचा दें, हम कंज्यूमर को भी ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा दें। ये सब कुछ एक साथ नहीं पॉसिबल है। आपको वन बाय वन आपको करना पड़ेगा चीजें, आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। तो ये जो इस वजह से ये हर चीज जो कर रहे थे, इस वजह से ये किसी एक चीज पे स्टिक नहीं रह पाए। और एक इनके जो को फाउंडर थे मंदात का, मुझे विजन काफी अच्छा लगा क्योंकि ये फंड रेजिंग वगैरह काफी अच्छे से कर लेते थे। लेकिन जो इशू यहाँ पे आया कि कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर, और इनके कई कॉन्फ्लिक्ट सामने आए थे इनके एम्प्लॉयज के बीच में, तो ये टर्म्स ये अच्छे नहीं बना पाए। और इसके लिए मैं स्टार्टिंग जो पहला रीजन बताया था कि इनकी एज काफी कम थी, वो एज होती है उसमें हमें बहुत जोश होता है, हम उस समय ध्यान से नहीं सोचते हैं, 22 से 24 वाली जो एज होती है। तो यही कुछ इनको फाउंडर्स के साथ हुआ। तो यही बहुत से रीजन जुड़ के दोस्तों एक स्टार्टअप को फेल करने के लिए बहुत होते हैं। लेकिन दोस्तों इनके पास पोटेंशियल बहुत अच्छा था और चीजें ये काफी अच्छी कर सकते थे। यहाँ पे ये कुछ चीजें अगर करते कि अगर ये अगर ये हायरिंग कर रहे हैं तो इनको अपना प्रॉपर एक स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए थी कि ये एम्प्लॉय अगर हायर हो रहा है तो ये किस काम के लिए डेडिकेटेड होगा। इनको अपनी चीजें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए थी कि हमें सबसे पहले अपनी डिलीवरी बेटर बनानी है, या हमें अपना कस्टमर से रिलेशन बेटर बनाना है, या हमें रेस्टोरेंट्स का प्रोडक्ट बेहतर करना है। तो आप एक एक करके चीजें अपनी बेहतर बनाते जाएंगे, जैसे कि जोमेटो ने किया, जैसे कि स्विगी ने किया। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो। अगला जो बहुत बड़ा रीजन है, अगर मंदात फंड रेजिंग कर रहे थे तो बाकी के को फाउंडर्स को अब उनके विजन के साथ अलाइंड होना चाहिए था। और यहाँ पे इन को फाउंडर्स को साथ में क्या करना चाहिए था, मतलब ये इनकी जो एज थी, इनको फंड मिल गए थे दोस्तों। ऐसे मैंने कई स्टार्टअप्स के बारे में आपको बताया है, ये फंडिंग मिलने के बाद इनको लगता है कि बहुत पैसे आ गए हैं, इसे तो बहुत अच्छे से यूज करो, और कुछ यही गलतियां ये भी कर रहे थे। आपको फंडिंग मिलने के बाद भी आपको अपनी लेविश लाइफस्टाइल में वो खर्च करने से अच्छा आपको अपने विजन में पैसे खर्च करने चाहिए। तो कुछ ऐसी कमियां रही जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हुआ। आप भी कमेंट में लिख के बताइए कि ये टाइनी आउल स्टार्टअप में आपको क्या कमी दिखी। अगर आज ये स्टार्टअप होता दोस्तों तो शायद ये मैं जोमेटो स्विगी के साथ मैं टाइनी आउल भी नाम ले रहा होता, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो किए थे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।